नमस्कार दोस्तों, मैं आपको सुना रही थी रामेश्वर द्विवेदी जी की कहानी हिरना समझी बूझी वंचन। हिरना समझी बूझी वंचन यानी हे हिरण समझ बूझ कर जंगल चरना। और जहाँ मैंने ख़त्म किया था वहीं से शुरू करूँगी। आपको याद होगा कि कहानी क्या है। राजन नाम के एक मलयाली पुरुष की कहानी है जो उत्तर पूर्व में कहीं रहता है, जिसकी खासी एक पत्नी है मारिया। उनकी दिनचर्या, उनकी जीवन गाथा दिखाई गई है। उत्तर पूर्व का पूरा माहौल, वहाँ के बहुत प्रेमिल मित्रवत लोग, एक फ़कीर वगैरह जो अभी आ ही जाएगा फ़ौरन, वहाँ का प्राकृतिक सौंदर्य जिसमें खोया हुआ है यहाँ राजन, अनेकों भाषाओं का प्रेमी और ज्ञाता। सामने डैम के अगले सिरे पर अंग्रेज़ों के समय का बना एक वीरान लैंप पोस्ट था। एकदम छोटी छत और झंकड़ी दीवारें। आदतन बाहरी दीवार से टिका बाबा फ़कीर वहीं बैठ गया। छत की छांव में सिर, बाहर पसरे पैर तक फैला कंबल का फिरन धीरे धीरे पड़ती झीसी में भीग रहा। बाबा फ़कीर खजड़ी बजाने में मस्त गा रहा था, हमन है इश्क मस्ताना, हमन तो इश्क मस्ताना, हमन को होशियारी की। गुजरने वाली बसें, बैल, कोयलों और पहाड़ी जीवन की दैनंदिन ज़रूरतों से जुड़े सामानों से भरे ट्रक अक्सर यहाँ रुकते। ब्रेड, बटर, फलों के पैकेट, बनी रोटियाँ, कंबल, चादर, कपड़ों के थैले अक्सर बाबा फ़कीर के पाँव के पास रखकर लोग लौट जाते। कभी ऊपर पहाड़ पर सूने पड़े पुराने गेस्ट हाउस तक चले जाते। प्रचारित था कि अपने इसी ऐशगाह में एक अंग्रेज़ अधिकारी पूरे परिवार के साथ मरा पाया गया था। कोई कहता पहाड़ों का काला जादू था, कोई बताता काम करने वाली किसी खासी खानसामा ने खाने में जहर मिलाकर अधिकारी के व्यभिचार का बदला चुकाया। दंत कथाओं का सच किसे पता, मगर जब इस उजड़ी हवेली को गेस्ट हाउस में बदल दिया गया, इस अभिशप्त भवन में कोई आगंतुक एक रात भी न बिता। यहाँ रात को कोई गिटार बजाता था, यहाँ झांझर बजते, यहाँ कोई आर्त विलापता था, यहाँ भारी कदमों से रात भर कोई परिक्रमा करता था। जो भी रहा हो, लगभग 100 वर्ष पुराने बिन पल्लों किवाड़ों के चौखट वाले इसी घर में बाबा फ़कीर न जाने कितने वर्षों से रह रहा। इसके पीछे की किंवदंतियों ने बाबा फ़कीर के सलामत बचे रहने को उसकी महत्वपूर्ण सिद्धि में बदल दिया था। प्रचलित था कि फ़कीर जिस दाता पर देख ले, हाथ हवा में लहरा दे, तो उसकी पहाड़ी यात्रा निष्कंटक हो जाती। सामान इतने अधिक जमा हो जाते कि कोई खाली हाथ न लौटता। बाबा फ़कीर को कल के लिए संजोने की आदत न थी। रहने को घर नहीं है, सारा जहां है। बचा सामान ऊपर अनाथाश्रम या प्रसाद के लिए नीचे शिव मंदिर में भेज देता। जाको कछु न चाहिए सोही शहंशाह। भारतीय कृषि अनुसंधान केंद्र परिसर से सटे प्लॉट में राजन ने स्वयं नक्शा नवीसी कर एक कोठी बनाई थी। मारिया के साथ वह बड़ा पानी का अपना नॉर्थ ईस्टर्न रेस्टोरेंट संभालता था। वहाँ जाने के लिए मारिया स्वयं डीजल जीप चलाती हुई डैम चराली तक आई और राजन को देखकर जीप खड़ी कर दी।
पेंसिल हील वाले पांव जमीन पर रखने के लिए बैग से फोल्ड छाता निकाला, तानती हुई नीचे उतर आई। मारिया अब भी मोम जैसी मुलायम है, जैसे धूप हो तो मरक जाएगी। झीसे में भी बदन का कोई हिस्सा टूट गिरेगा। टह टह चेरी रंग का जमीन बुहारता जैनसम काला ब्लाउज, मफलर की तरह लटकता सलेटी शॉल। राजन मुस्कुराया। पहले वाले दिन होते तो मारिया के लिए वह घर लौट जाता। काला पत्थर दूध के दरिया में डूबता उतराता, पंजों का पिजाया होना, दांत का पैनापन जांचता, बाघ से खदेड़ी जाती हिरनी फुनकती। गिरजा के प्रेयर में जाना था, फिर नहाना पड़ेगा। वह बाहों में उठाए बाथ टब में धीरे से उछल देता या गाड़ी लेकर किसी नदी झील में साथ साथ उतर जाता। उसने मारिया को तैराक बनाया था। केरला में बच्चे अक्षर सीखने के पहले तैरना सीख जाते हैं। राजन के चेहरे पर बीती मिठास मुस्कुराई। सीप में अभी अभी बने मोती की तरह मिली थी मारिया। जहाँ रहती राजन के लिए वही जगह अदन की बारी होती। जाने मारिया का ईसा वहाँ होता था या नहीं, पर राजन का भगवान वहीं बसता था। मारिया छाता लगाए दुकान के बाहर खड़ी थी। मौसम की बेवफाई की छाता हाथ पांव की तरह लोगों के साथ चलता। ऐ मैं राजन, कहाँ कहाँ दिन भर आवारा जाखिद जैसा घूमता है तुम। कोई काम नहीं करने सकता। हम दिल दिल में सोचा कि तुम रेस्टोरेंट गया न क्या। राजन उसे देखता रहा। वह दुकानदारिन की ओर मुड़ी। कौन? ब्रैकेट में बहन। तुम इतना इंटरटेन काहे को करता इसको? तुम्हारा मर्द है ना क्या? यह घर में इठू रेस्तरां में जाके खाने नहीं सकेगा ना क्या? कौन लिहाज में चुप चाय छानती रही। कौन चाय खा। कौन का क्रोध शमित न हो। तुमको दूसरा मर्द मिलता नहीं, इसका पीछा क्यों पड़ता है तुम लोग? इसको खिला के जास्ती स्वाद मिलता ना क्या? केतली में वापस चाय उड़ेलती कौम ने कहा, पर अपनी मुस्कुराने की जिद को करुण होने से बचा न पाए। हम दुकान लगा के बैठा कौम, कोई भी आने से जो भी मांगने से हम तो देना पड़ेगा ना। ग्राहक कैसा घुराएगा लौटाएगा तो बच्चा लोग भूखा मरेगा ना क्या? मारिया राजन को लेकर अब तक इतनी पॉजेसिव कि बस चलता तो बरसाती बूंदों से कह देती, ऐ मेरे मर्द को क्यों छूती है? ऐसे ही कई बार बात बढ़ जाती तो देर तक खांसी में उनका वाक युद्ध चलता। बाहर वालों को लगता किसी डेक में कैसेट लगाकर फास्ट चला दिया गया। मारिया लाल हो जाती। राजन मन ही मन हंसता। कितनी मूर्ख, बेकार अपना खून जलाती। कोई औरत भला अपने आदमी को नहीं भी पहचान सकती? कुछ भी हो, इतने बरस वह कहाँ जान पाया कि मारिया इतनी लड़ाका हो सकती। वही बोला, मारिया मूर्ख होती तो क्या इतने लंबे वर्षों तक नाटक करती, उस अपने अभिनय के पीछे अपना असली रूप छिपाए रख लेती? राजन पिल्ले, तू स्टेज पर अभिनय कर सकता है, पर असली जिंदगी में नाटक?
से माहिर तो कम औरतें ही होंगी। धत राजन, तू जानता है कितनी औरतों को है मारिया की तरह। राजन मारिया के समीप आ गया। चलो, आपको रेस्तरां छोड़ के आएगा। जास्ती देरी होने से तो दुकान भी ठीक नहीं। मारिया ड्राइविंग सीट पर बैठ गई। तुम जिधर में बैठता उधर में जाओ, हम एकला आया तो एकला ही जाएगा, तुम्हारा बाबा का क्या जाएगा। दुकान ठीक नहीं तो ठीक नहीं। उसकी दूधिया यादों में मारिया नींबू निचोड़ गई। वह जीवित पुरखों जैसे इन पहाड़ों की तरफ देर तक अपलक खड़ा मारिया की जाती हुई जीप को ताकता रहा। कभी छोटा कारण, कभी अकारण घर बन जाने, बच्चों के बढ़ जाने के बाद मारिया वह नहीं रही जो थी। जमीन मकान तो यहाँ कोई बाहरला अपने नाम कर नहीं सकता, पर अपना नेम प्लेट लगाया था राजन ने। मिनट भर में उतार फेंका। चीख पड़ी, तुम जानते नहीं इधर में बच्चा लोग माई के नाम से जाना जाता है। तुम्हें अपना नेम प्लेट बनवाने का क्या जरूरी? हटा के रखो, अपना केरला के घर में लगाने से लगाओ। क्या वह नहीं जानती राजन केरला का सब बटोर कर मारिया के लिए ले आया है? तू कितना मूर्ख है राजन। घर के जश्न पर कितनी हिम्मत से उसके मित्रों के साथ उसे ही काट दिया मारिया ने। अपने दोस्त को इधर मत लेके आओ, आज भी नहीं आगे भी नहीं। सब आवारा, खाली तुमको खराब करता। फिर आज कैसा मिक्स करेगा खासी आदमी के बीच? डिमोलाइज नहीं होगा ना क्या? उसके सामने सूची के सारे नाम काट दिए। बिना कहे भी बुल्लन और आरंग आ गया तो कितनी बेहयाई से बोली थी। ऐ मैं राजन, बाहर जाओ, तुम्हारा कुत्ता दोस्त आया है। बिना बुलाए तो खाली कुत्ता आता ना, हम तो किसी का पास जाता नहीं। क्या बोलता राजन? उसके सैकड़ों संबंधियों में खुद ही अवांछित अनुभव करता रहा। कुछ ही दिन बाद वह न जाने कहाँ से पिटारी में एक सांप खरीद लाया। हम थ्लेन पालेंगे। एक रूढ़ी की थ्लेन पालने से घर में अपार पैसा आता। कहीं किसी को काट देगा मारिया? आप पुलिस जैसा क्यों करता है? यदि थ्लेन पालने से ऐसा होता तो सारी दुनिया खाली थ्लेन पालता, काम तो करता नहीं। राजन, तुम जास्ती बकवास नहीं करो। बरामदे में सो, चाहे रेस्तरां में रहो, चाहे कहीं भी जाओ, मगर हम पाले। काटने से हमें काटे, तुम्हारा क्या है? राजन चुप हो। पर अगली सुबह जैसे ही गिरजा गई, राजन थ्लेन की पिटारी छत से घुमाकर जोर से जंगल में फेंका। मारिया ने महीनों बलवा किया, ए मैम, रहने से अच्छा माफिक रहो, जाने से जाओ, मगर हमें जीने में डिस्टर्ब मत करो। राजन, तुम कितना सहनशील हो गई। अजीब उजबक हो गई मारिया। एक दिन सीप की लड़ियों के साथ चाबी लगा जोकर खरीद लाया। दरवाजे पर टांगती बोलती रही, देखना मिलने से हम फिर थ्लेन लेकर आएंगे। किसी के आते जाते जब भी लड़ियाँ हिलती, अजीब सी कर्कश आवाज़ में टी टी करता जोकर उल्टा लटक जाता। फिर लड़ियों का हिलना बंद होते ही सीधा हो जाता। यह जोकर कितना गंदा बोलता है मारिया, इसे हटा दो।
की तरह टूटे। एक बार कर दिया फिर मत करना ऐसी गलती, यही रहेगा तुम मत सुनो। यह टोना है नज़र बट्टू, दरवाजे पर रहने से घर को किसी की नज़र नहीं लगता। दिन भर बजती इसकी विद्रूप विभत्स आवाज़, न जाने कैसे सहता है राजन। वह जब भी सुब्बुलक्ष्मी को सुनता है मारिया ज़रूर टोकती। यह क्या सुनता है तुम, कुछ अच्छा नहीं सुन नहीं सकता? बंद करो डेक, चाहे रेस्तरां में हम नहीं रहने से सुन लो। यह सब राजन के लिए इतना अप्रत्याशित कि ऋतुओं ने अपने निर्धारित समय के कोण बदल दिए। जैसे सऊदी अरब के अल जयास पर्वतमालाओं में ज्ञात इतिहास में पहली बार हिमपात हुआ। भीतर का मौसम भी तेजी से बदला और मन चिकनी जमीन पर जंगली घासों को जुर्मों टुलाए। तिथियां नहीं गुजरती रही, पहाड़ों पर वसंत नहीं आया, प्रतीक्षित रहे पौधे फूलों की दस्तक नहीं। सिराओं में बजती रही उतरते शरद की खंखड़ हवा। मन में पतझड़ के टूटे पत्ते, पलकों में घायल गिरते पक्षी पर फड़फड़ाते रहे। अपने ही भीतर के समंदर के नीचे की जमीन को खिसक रहे। शिलोंग में व्यापार करते अपने ग्रामीण को राजन के पिता ने उसकी उंगली पकड़ा। भाई माँ सौतेली से इस लड़के की बन नहीं, ले जा किसी काम धाम में लगा दे। इंटर पास किया था जब आया, शिलोंग में शोर था। लद्दाख में चीनी सैनिकों ने भारतीय सिपाहियों को घोड़ों की पूंछ में बांधकर घसीटा। चाओ एन लाई से पंडित नेहरू की मित्रता बेरंग हुई तो चीनी सैनिक बोमडिला तक चढ़ा। ये बोमडिला परिचित जगह है, मेरे कुछ मित्र भी हैं इसमें। असम से उत्तर पूर्वी राज्यों का विभाजन बाकी था। शिलोंग की सड़कें अब बनी, मकान कम, जंगल ज़्यादा थे। सरकारी नौकरियों में दूसरे प्रदेशों के लोगों की अधिकता पर मूल निवासियों के मन में कोई परायापन न था। जंगल में सूनी पड़ी अंग्रेज अधिकारियों की कोठियों के रंग झाड़ फानूस के साथ उतर गए थे, मगर उनकी अय्याशियों के किस्से अभी मिटे न थे। उपहार में छोड़ी गई कोठियों में उनकी वंश वेल, उनके विभिन्न सरनेम का सौभाग्य ओढ़े जवान हो रही थी। अक्सर भूकंप के झटके आते। राजन ग्रामीण के साथ व्यापार में लगा था। नशे के प्रति आज की तरह आकर्षण घना नहीं हुआ था। दंगों के निशान मिल गए थे। शिलोंग धीरे धीरे मारिया के मन की तरह हिंसक हो। आप सुन रहे हैं रामेश्वर द्विवेदी जी की कहानी हिरना, समझी बूझी चलना। आशा है यह पाठ आपको अच्छा लग रहा है। मैं आगे फिर सुनाऊंगी। मुझे ये कहानी बेहद पसंद आ रही है। फिर से ये शिलोंग का मन मिजाज जिस तरह बताया गया अद्भुत। शुक्रिया दोस्तों, बने रहिए।